कर्नाटिक वॉर्स भारत के इतिहास में यूरोपीय शक्तियों के बीच हुए संघर्षों की श्रृंखला है जो 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में लड़े गए थे। ये युद्ध मुख्यतः फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुए, लेकिन इसमें स्थानीय भारतीय नवाब और शासक भी मोहरे के रूप में इस्तेमाल हुए। जब दोस्ती दुख में बदली, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। पर्दा उठता है। फ्रांस और ब्रिटेन की मातृभूमि में 7 समुद्र पार एक यूरोपीय युद्ध, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, छिड़ा हुआ था। इसकी लपटें भारत तक पहुंची। फ्रांसीसी सेनापति ड्यूप्लेक्स और अंग्रेजों के रॉबर्ट क्लाइव ने दक्षिण भारत को युद्ध की बिसात बना दिया। मंच, मद्रास और पांडिचेरी। फ्रांसीसी सेनानायक ला बर्डोनेस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया, पर बाद में डुप्ले ने उसे वापस देने से मना कर दिया। जब अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह पांडिचेरी पर हमला किया तो फ्रांसीसी चतुराई से बच निकले। आखिर में यूरोप एक्सलाशपेल की संधि हुई और मद्रास वापस अंग्रेजों को मिल गया। नवाबों की चाल और विदेशी बिसात, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। अब कहानी में एंट्री होती है कर्नाटक के नवाब की। नवाब अंजनजान उनके ही राज्य में विदेशी ताकतें आपस में गुपचुप युद्ध लड़ रही हैं। सवाल उठा, अगला नवाब कौन? एक और था नासिर जंग, मुगल द्वारा नियुक्त। दूसरी ओर चंदा साहिब, जो फ्रांसीसी समर्थन से नवाब बनना चाहता था। अंग्रेजों ने मोहम्मद अली का समर्थन किया। राजनीति बन गई रणभूमि। डुप्ले की रणनीति और क्लाइव की चालबाजियां टकराईं। क्लाइव ने आर्कॉट पर साहसी हमला किया, जिसने युद्ध की दिशा बदल दी। नतीजा, चंदा साहिब मारा गया, मोहम्मद अली नवाब बना। अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया। अंतिम दाव सत्ताया स्वाहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। युद्ध का रंग और गहरा हो था। पृष्ठभूमि यूरोप में 7 ईयर्स वॉर 1756 से 1763 छिड़ी थी। भारत फिर से उसका युद्धस्थल बना। इस बार फ्रांसीसी सेनापति था काउंट डी लॉली और उसके सामने थे क्लाइव और सर एरेकूट। अंग्रेजों ने वांडीवाश की निर्णायक लड़ाई 1760 में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। फ्रांसीसी ठिकाने एक एक कर ढह गए। 1763 की पेरिस की संधि के बाद भारत में केवल व्यापारिक केंद्रों तक सीमित कर दिया गया। जब मोहरे राजा बन गए, इन्होंने सिर्फ फ्रांस और इंग्लैंड की किस्मत नहीं बदली, बल्कि भारत की दिशा और दशा भी तय कर दी। जैसे अधिकारियों ने कंपनी को सिर्फ व्यापारी से साम्राज्य निर्माता बना दिया। कर्नाटक युद्ध एक ऐसा शतरंज था जहां खिलाड़ी यूरोप के थे, मोहरे भारतीय, और परिणाम भारत की गुलामी में बदला। कर्नाटक युद्ध यूरोपीय शक्तियों के लिए एक तरह की फील्ड टेस्टिंग थे, जहां उन्होंने देखा कि कैसे स्थानीय राजनैतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर सत्ता बनाई जा सकती है। डिवाइड एंड रूल की रणनीति पहली बार इतने प्रभावी ढंग से प्रयोग की गई। व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्यवादी एजेंसियों में बदल गईं। इसे नियोकोलोनियल इंजीनियरिंग कहा जाता है, जहां निवेश, युद्ध और स्थानीय गठबंधन मिलकर सत्ता दिलाते हैं। कर्नाटक युद्धों में पहली बार देखा गया कि युद्ध केवल सैनिकों के बीच नहीं होता, बल्कि राजनीतिक दबाव, वित्तीय नियंत्रण, स्थानीय प्रचार और वाणिज्यिक युद्ध भी उतने ही प्रभावशाली होते हैं। आज के संदर्भ में यह वैसा ही है जैसे आज के युग में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इकोनॉमिक सैन्यकरण और साइबर पॉलिटिक्स होती है। यूरोप की शक्ति भारत में अपने यूरोपीय युद्धों को प्रॉक्सी के रूप में लड़ रही थी। ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध, वॉर, इनकी छाया भारत में पड़ी। आज के संदर्भ में जैसे आज यूक्रेन या सीरिया में शक्ति प्रॉक्सी वॉर लड़ती हैं, वैसे ही करना में ईस्ट वर्ल्ड प्रॉक्सी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जिसने अपना प्राइवेट आर्मी रखा, कूटनीति चलाई, युद्ध किए
और अंततः राज्यों पर राज किया। आज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भी देशों पर दबाव बनाती हैं, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक या बड़े टेक कॉरपोरेशंस। यह कॉरपोरेट एम्पायरिज्म की शुरुआत मानी जा सकती है। कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजों ने स्थानीय नेताओं को डर, लोभ, भ्रम और सहयोग से जीतना शुरू किया। यह सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि मानसिक उपनिवेशीकरण था। एक सुपीरियर यूरोपियन छवि बनाई गई। आधुनिक समाजशास्त्र में इसे कल्चरल हेगेमनी कहा जाता है, जहां मानसिक अधीनता पहले होती है, शासन बाद में। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों जानते थे कि सिद्धांतों से ज्यादा जरूरी है पावर बैलेंस और स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग। फ्रांस ने पांडिचेरी पर फोकस किया। ब्रिटेन ने बंगाल और मद्रास को अपने नियंत्रण में ले लिया। आज कदर्भ बड़ी शक्तियां नैतिकता नहीं, हितों के आधार पर फैसले लेती हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी हो या सैन्य गठबंधन। मायहेव्यम लोकः संचरति मोहितः। श्वेताश्वतर उपनिषद 4.10। अर्थ, यह संसार माया से मोहित होकर भ्रम चलता है। संदर्भ, कर्नाटक युद्धों में स्थानीय राजाओं और नवाबों को फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने छल, माया और लोभ से भ्रमित किया। मूल उद्देश्य सत्ता था, पर प्रस्तुति व्यापार और सुरक्षा की थी। यह राजनीतिक माया थी जिसमें बाहरी शक्तियां भीतरी संघर्षों को अपनी चाल से चलाती थीं। धर्म एव हतोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। मनुस्मृति 8.15। धर्म की रक्षा करने पर धर्म हमारी रक्षा करता है, पर जब धर्म की हत्या होती है वह स्वयं हत्यारा बन जाता है। जब नवाबों ने विदेशी शक्तियों के हाथों में सत्ता सौंप दी और स्वार्थ के लिए देशज हितों को तिलांजलि दी, तब वही शक्तियां स्वामी बन गईं और भारत विषी। यहां धर्म का तात्पर्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि स्वराज्य, न्याय और आत्मगौरव से है। सामं दानं च भेदं च दंडं च त्रिविधं स्मृतम्। चाणक्य नीति। राजा को शासन के 4 उपाय अपनाने चाहिए: साम, मैत्री, दान, लोभ, भेद, फूट और दंड, बल। अंग्रेजों ने यही 4 नीति अपनाई। साम, मोहम्मद अली से मैत्री। दान, नवाबों को वित्तीय सहायता। भेद, चंदा साहिब और नासिर जंग के बीच फूट। दंड, आरकॉट, कॉट, बांडीवाश और प्लासी जैसे युद्ध। यह चाणक्य की नीतियों का औपनिवेशिक अनुवाद था, पर उद्देश्य था राज्य का हरण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मस्ते फलेषु कदाचन। भगवद गीता 2.47। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। रॉबर्ट क्लाइव ने नीतियों का पालन किया: साहस, प्रयास और निर्णायक निर्णय। चंदा साहिब जैसे राजा फल की चिंता में उलझे रहे, जबकि क्लाइव अपने कर्म, रणनीति में तत्पर रहा। इससे प्रतीत होता है कि जो नीतिपूर्वक कर्म करता है वही युद्ध में विजयी होता है। यत्र धर्मो हि ततो जयः। महाभारत भीष्म पर्व। जहां धर्म है वहीं विजय है। भारतीय राजा यदि अपने सांस्कृतिक धर्म और स्वराज्य धर्म की रक्षा में एक होते तो शायद विदेशी शक्तियों की जड़ न जमती, परंतु उनके बीच आपसी संघर्ष, सत्ता की लालसा और स्वधर्म से विमुखता उन्हें पराजय की ओर ले गई। यह भी स्थिति थी जो महाभारत में कौरवों की अधर्म मूलक एकता और पांडवों के धर्म आधारित संघर्ष में दिखती है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। गीता 4.38। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं। जब तक भारत ने विद्या, संस्कृति और नीति का आलोक रखा, वह अजेय था। परंतु जब आत्मज्ञान का लोभ हुआ और केवल भौतिक सत्ता की होड़ लगी, तब विदेशी ज्ञानी बनकर आए और भारत अनभिज्ञ बन गया। अर्थात आत्मचिंतन और सांस्कृतिक स्मृति का क्षय पराधीनता का द्वार खोलता है। ऋषि वत्स, तूने तो भूमि को खो दिया। कैसे? भारतवर्ष, मैंने धर्म को भूला, नीति को बिसराया और विदेशी को अपना मित्र समझा। ऋषि, तब तूने पराजय नहीं पाई, अविज्ञान, अधर्म और अस्वराज्य ने तुझसे जीत ली। भारतवर्ष, अब मैं स्मरण करूंगा अपने शास्त्रों को और उठूंगा पुनः ज्ञान की अग्नि से। यह युद्ध केवल भारत भूमि पर नहीं, भारत की चेतना में हो रहा था। अंग्रेज और फ्रांसीसी केवल बाहरी सेनाएं नहीं थे, वे वासनाओं, लोभ, भ्रम और भय के प्रतीक थे। भारत शरीर, नवाब चित्त, मन, विदेशी ताकतें, भ्रमित बुद्धि व कामनाएं।
जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने अंतर संघर्ष में भटक जाता है और बाहरी आकर्षणों से जीत जाता है, उसी तरह भारत के शासक भी बाहरी सहायता को ही शक्ति मान बैठे। नासिर जंग, चंदा साहिब, मोहम्मद अली, ये सब आत्मा नहीं, अहम के रूप थे। जब अहम दिशाहीन हो जाए, सत्तालोलुप हो जाए। यह संघर्ष वैसा ही था जैसे अर्जुन का मोह, जहां वह अपने ही परिजनों से लड़ने से डर रहा था। परंतु यहां कोई कृष्ण नहीं था जो मार्गदर्शन दे सके। वास्तविक मार्गदर्शक धर्म बुद्धि था, पर वह अनुपस्थित था। क्लाइव केवल अंग्रेज अफसर नहीं, बल्कि प्रतीक है उस संगठित, ध्येय निर्धारित, स्थिर बुद्धि शक्ति का जो भारत की विघटित चेतना पर हावी हो गई। जब बाह्य बोध, विलायती, विवेकहीन विकास, आंतरिक बोध, स्वदेशी, आत्मबोध को मात देता है, तब आत्मा की सत्ता लुप्त हो जाती है। कर्नाटक की भूमि केवल इतिहास नहीं, यह हमारी चेतना का कुरुक्षेत्र थी। एक लोभ, मोह और राजनीतिक स्वार्थ, दूसरी ओर स्वराज्य, संस्कृति और समरसता की पुकार। परंतु कोई भी कृष्ण नहीं था जो धर्म संस्थापनार्थाय मार्गदर्शन दे सके। यह युद्ध वही था जो हर युग में होता है, धर्म और अधर्म के बीच का सूक्ष्म संघर्ष, पर यहां धर्म मौन रहा। पांडिचेरी फ्रांसीसी केंद्र और मद्रास अंग्रेजी केंद्र दो द्वीप थे। जैसे मनुष्य के भीतर विभिन्न संस्कारों और वासनाओं के केंद्र होते हैं, अधिकार पाने की चेष्टा वैसी ही थी जैसे शरीर की इंद्रियों पर कौन शासन करेगा, स्वीया पर। जब सुखी स्मृति जाती है, पर विदेशी सत्ता शासन करता है। जब फ्रांसीसी हारे, तब वह केवल युद्ध नहीं हारा, वह भारत के भीतर बची हुई विचारधारा की विविधता और प्रतिरोध की शक्ति की हार थी। अब भारत एक ही रंग में रंगा जाएगा, व्यापार का, सत्ता का, भौतिकता का। जब फ्रांसीसी चले गए और अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई, तब वह केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं था, वह इस बात का संकेत था कि भारत अब बाहर से नहीं, भीतर से गुलाम हुआ है। यह गुलामी आत्मा की थी। प्रतीक रूप से यह वैसा ही था जैसे व्यक्ति योग छोड़ दे और विकर्षण, डिस्ट्रैक्शन की ओर चला जाए। भरत आत्मज्ञाने स्थिरः पुरुषः, भारत जो आत्मा में स्थित हो। पर कर्नाटक युद्धों के समय भारत भरत नहीं रहा, वह भ्रांत हो गया। स्वधर्म, स्वराज्य, स्वभाषा, स्वसंस्कृति से दूर हो गया। जब भारत की आत्मा ध्यान से विचलित होती है, तब बाह्य शक्तियां भीतर प्रवेश करती हैं। और जब राजा बुद्धि स्वधर्म भूल जाए, तब से व्यापारी ही साम्राज्य चला लेता है। चेतना के आईने में इतिहास को पुनः जागृत कर रहे हैं। जब हम कर्नाटक युद्धों को भारतीय प्रतीकों, शास्त्रों और ध्यान के आलोक में देखते हैं, तब वे हमें केवल अतीत की गलती नहीं, भविष्य की दिशा भी बताते हैं। जब तक मनुष्य अपनी बुद्धि, चित्त और आत्मा पर शासन नहीं करता, तब तक कोई भी बाहरी सत्ता उसे गुलाम बना सकती है। प्रयोग, अंतर्राज्य की अवधारणा, शासन की शुरुआत आत्मविजय से होनी चाहिए। शिक्षा में चेतना प्रबंधन, कॉन्शियसनेस मैनेजमेंट विषय की आवश्यकता। जब व्यक्ति या राष्ट्र स्वधर्म भूल जाता है, तो वह बाहरी अधर्म के लिए खुला हो जाता है। नव प्रयोग, प्रत्येक नीति निर्माण में स्वधर्मान्विति, सेल्फ ड्यूटी अलाइनमेंट की परख। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर धर्मचक्र मूल्यांकन, आर वी एक्टिंग इन आवर ट्रू धर्मा। जब माया, भ्रमित सत्ता चित्त पर हावी हो जाती है, तब नीति भी शोषण का साधन बन जाती है। नव प्रयोग, माया राज्य बनाम धर्म राज्य का तुलनात्मक मूल्यांकन। मीडिया, प्रेस और राजनीति में माया मूल्यांकन तंत्र, क्या यह भ्रम फैला रहा है? जब जागरूकता जाती रहती है, तो हर व्यापारी सेनापति बन जाता है। नव प्रयोग, आत्मसुरक्षा के लिए जागरूकताशीलता प्रशिक्षण, कॉन्शियस लीडरशिप ट्रेनिंग। भारत के राजनीतिक दर्शन में शत्रुता के पुनर्परिभाषण की आवश्यकता। युद्ध तो होते रहेंगे, पर मार्गदर्शक बुद्धि न हो तो धर्म भी पराजित हो सकता है। नव प्रयोग, हर संगठन, राष्ट्र या परिवार में कृष्ण तत्व की आवश्यकता, जो नीतिवान, दृष्टा और निष्कामी हो। कृष्ण तत्व को नेतृत्व प्रशिक्षण का आधार बनाना। इतिहास को प्रतीकों, ध्यान और स्वानुभूति के साथ पढ़ना हमें आध्यात्मिक नागरिकता, स्पिरिचुअल सिटीजनशिप का बोध देता है।
नव प्रयोग। जीवित इतिहास परियोजनाएं, जहां छात्र, साधक और लेखक इतिहास को ध्यान, कथा और संवाद के माध्यम से पुनः जीवित करें। इनर हिस्ट्री स्टडीज, जहां हम हर ऐतिहासिक घटना को चेतना की दृष्टि से समझें। भारत की आत्मा तब जागती है जब धर्म, ज्ञान और आत्मसम्मान की त्रयी एक साथ क्रियाशील हो। नव प्रयोग। चेतना आधारित राष्ट्रवाद, जहां राष्ट्र का गौरव केवल सीमाओं में नहीं, संस्कारों और संतुलन में हो। भारत को ध्यानलोक कॉन्शियसनेस नेशन के रूप में पुनः कल्पना करना। अंतचिंतन, ध्यान से निकले विचार। जब भारत इतिहास को प्रतीकों में पढ़ेगा और प्रतीकों को अपनी चेतना में उतारेगा, तभी वह भविष्य को अपनी आत्मा से रचेगा।